इतिहास मतलब राजा महाराजा, लड़ाइयाँ और ढेर सारी तारीखें, राइट? थोड़ा बोरिंग लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इतिहास असल में एक बहुत ही थ्रिलिंग डिटेक्टिव स्टोरी है, एक ऐसी पहेली जो सुलझाए जाने का इंतजार कर रही है। तो चलिए आज हम सब मिलकर अतीत के जासूस बनते हैं और उन सुरागों को खोजते हैं जो हमें प्राचीन भारत की कहानियां सुनाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हजारों साल पहले आखिर हुआ क्या था। भाई उस जमाने में कोई कैमरा तो था नहीं, ना ही कोई वीडियो रिकॉर्डिंग। तो फिर सच का पता कैसे चले? जवाब जवाब छिपा है उन सुरागों में जो हमारे पूर्वज हमारे लिए पीछे छोड़ गए। अब देखिए, किसी भी जासूस को सुराग खोजने के लिए टूल्स चाहिए होते हैं, राइट? ठीक वैसे ही एक हिस्टोरियन के पास भी अपनी एक खास टूल किट होती है। और इस टूल किट में है 3 सबसे जरूरी औजार। पहला, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब खुदाई में मिले सबूत। दूसरा, लिटरेरी सोर्सेज यानी पुरानी किताबें और ग्रंथ। और तीसरा, फॉरेन अकाउंट्स मतलब बाहर से आए लोगों ने जो कुछ देखा और लिखा। ऑल राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सुराग की, पुरातात्विक स्रोत। ये वो सबूत हैं जिन्हें हम असल में छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये जमीन के नीचे दबे खजाने हैं जो हमें उस दौर की कहानी सुनाते हैं, एकदम सीधी और सच्ची, बिना किसी लाग लपेट के। तो इस कैटेगरी में क्या क्या आता है? मोटे तौर पर 3 चीजें हैं। सबसे पहले हैं इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख। ये पत्थरों या मेटल शीट्स पर खुदे हुए मैसेज हैं। फिर आते हैं सिक्के, हाँ, कॉइन्स। ये उस दौर के राजाओं और इकोनॉमी की पूरी कुंडली खोल देते हैं। और आखिर में है मॉन्यूमेंट्स, मतलब वो शानदार पुरानी इमारतें जो उस समय की आर्ट और कल्चर की गवाह हैं। अब जाहिर है, इन पत्थरों पर लिखी बातों को पढ़ना कोई आसान काम तो है नहीं। इसके लिए पूरी एक साइंस है, जिसे कहते हैं एपिग्राफी यानी पुरा लेख शास्त्र। और ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशंस हैं। इन्हें सीधे राजाओं ने लिखवाया था, जैसे सम्राट अशोक के मशहूर शिलालेख। सोचिए, ये उस जमाने के ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑर्डर्स या पर्सनल मैसेजेस की तरह हैं। मगर इन मैसेजेस को डिकोड करना एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। सदियों तक अशोक के शिलालेखों पर लिखी ब्राह्मी लिपि एक पहेली बनी रही। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि लिखा क्या है। फिर आया साल 1837 और हिस्ट्री में एक जबरदस्त ट्विस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने इस कोड को क्रैक कर दिया। बस उस एक डिस्कवरी ने मानो भारत के प्राचीन इतिहास के कई ताले एक साथ खोल दिए। चलिए, अब आते हैं हमारे छोटे पैकेट बड़ा धमाका वाले सुरागों पर। सिक्के, कॉइन्स के स्टडी को कहते हैं न्यूमिज्मैटिक्स या मुद्रा शास्त्र। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ पुराने पैसे हैं। अरे नहीं, ये तो हिस्ट्री के छोटे छोटे टाइम कैप्सूल्स हैं। हर सिक्का बताता है कि राजा कौन था, उसका राज कहाँ तक था और उस समय की इकोनॉमी कैसी चल रही थी। सब कुछ बस एक छोटे से सिक्के में। और फिर आते हैं वो सबूत जो आज भी अपनी पूरी शान से खड़े हैं, मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक। पुराने मंदिर, स्तूप, मठ, ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं। ये उस दौर की आर्ट, आर्किटेक्चर और सोसाइटी की जीती जागती कहानियां हैं। ये हमें बताती हैं कि लोग कैसे रहते थे, क्या मानते थे और उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स कितनी कमाल की थीं। तो जमीन की खुदाई से मिले सबूतों की बात तो हो गई। अब चलते हैं हमारे दूसरे क्लू की तरफ, और वो है द पावर ऑफ वर्ड्स यानी साहित्यिक स्रोत। ये वो खजाना है जो किताबों और ग्रंथों में छिपा है। प्राचीन भारत की कहानियां, कानून, फिलॉसफी, सब कुछ। देखिए, प्राचीन भारत का लिटरेचर लिटरली एक महासागर है। तो इसे समझने के लिए हम इसे 3 मेन कैटेगरीज में बांट लेते हैं। पहली है धार्मिक साहित्य। इसमें वेद, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ आते हैं। दूसरी है सेक्युलर साहित्य, मतलब धर्म के अलावा दूसरे टॉपिक्स पर लिखी गई किताबें, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर है। और तीसरी एक बहुत ही यूनिक कैटेगरी है संगम साहित्य, जो हमें खास तौर पर साउथ इंडिया के इतिहास के बारे में बताता है। धार्मिक साहित्य की बात करें तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट आते हैं वेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और मजे की बात यह है कि हर वेद का एक उपवेद भी है, जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, जो प्रैक्टिकल नॉलेज से भरे हैं। ये ग्रंथ अर्ली वैदिक सोसाइटी में झांकने के लिए एक विंडो की तरह हैं।
वेदों के बाद जिक्र आता है हमारे दो ग्रेट एपिक्स का, रामायण और महाभारत। और इनके बारे में एक फैसिनेटिंग बात पता है क्या है? ये समय के साथ ग्रो हुए हैं। मतलब महाभारत को ही ले लीजिए, अपने शुरुआती रूप में जिसे जय संहिता कहते थे, इसमें सिर्फ 8,800 श्लोक थे। और आज इसमें 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं। कैन यू इमेजिन? ये महाकाव्य उस दौर के समाज और पॉलिटिक्स की एक डीप इंसाइट देते हैं। और जैसा हमने कहा, दक्षिण भारत के इतिहास के लिए संगम साहित्य से जरूरी कुछ भी नहीं है। तुल्काप्यम जैसे प्राचीन तमिल ग्रंथ हमें उस समय के साउथ इंडिया की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ की वो डिटेल्स देते हैं जो हमें और कहीं से भी नहीं मिल सकती। ये वाकई में यूनिक है। ऑलराइट, तो अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी क्लू की, और ये है एन आउटसाइडर्स आई, यानी विदेशी यात्रियों के अकाउंट्स। ये इतने जरूरी इसलिए हैं क्योंकि ये हमें एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव देते हैं, एक ऐसी नज़र जो शायद उस समय के लोकल राइटर्स के पास नहीं थी। प्राचीन काल से ही भारत दुनिया भर के ट्रैवलर्स के लिए एक मैग्नेट रहा है। ग्रीस से मेगास्थनीज, चाइना से फाहियान और ह्वेनसांग, फिर अरब से अल बरूनी, लिस्ट बहुत लंबी है। और इनके लिखे हुए ट्रैवलॉग्स हमारे लिए सोने की खान से कम नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोग उन छोटी छोटी चीज़ों को भी नोटिस करते थे जो यहाँ के लोगों के लिए शायद आम बात रही होगी। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। हर ट्रैवलर का भारत आने का मकसद अलग था और इसी वजह से उनके लिखने का फोकस भी अलग था। जैसे मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर थे, तो उन्होंने अपनी किताब इंडिका में मौर्य दरबार और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा। दूसरी तरफ ह्वेनसांग एक चाइनीज मंक थे। वो यहाँ बौद्ध धर्म ग्रंथों की तलाश में आए थे, तो उन्होंने यहाँ की रिलीजियस और सोशल लाइफ पर ज्यादा फोकस किया। खास तौर पर चाइनीज ट्रैवलर्स ने तो कमाल का काम किया। उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ रिकॉर्ड किया। फायान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, ये लोग सिर्फ घूमने नहीं आए थे, ये स्कॉलर्स थे जो ज्ञान की तलाश में सदियों तक भारत आते रहे। उन्होंने नालंदा जैसी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज में सालों साल पढ़ाई की और अपने एक्सपीरियंसेस को इतनी डिटेल में लिखा जो आज हमारे लिए प्राइसलेस हैं। तो अब हमारे पास तीनों तरह के सुराग आ चुके हैं, खुदाई से मिले आर्टिफैक्ट्स, पुरानी किताबें और फॉरेन अकाउंट्स। पर असली डिटेक्टिव का काम तो अब शुरू होता है, इन सारे अलग अलग पजल पीसेस को जोड़कर हिस्ट्री की पूरी तस्वीर तैयार करना। तो एक हिस्टोरियन काम कैसे करता है? स्टेप 1, वो आर्टिफैक्ट्स को एनालाइज करते हैं। स्टेप 2, वो पुराने टेक्स्ट्स को पढ़ते हैं। और स्टेप 3, जो कि सबसे क्रूशल है, वो इन दोनों सोर्सेस से मिली इन्फॉर्मेशन को फॉरेन अकाउंट्स के साथ क्रॉस चेक करते हैं। इन तीनों को मिलाकर ही हिस्ट्री की एक रिलायबल पिक्चर बनती है। और यही है सबसे बड़ा टेकअवे। कोई भी एक सुराग अपने आप में पूरी कहानी नहीं बताता। हर सोर्स का अपना एक बायस हो सकता है, अपनी लिमिटेशंस हो सकती हैं। असली सच, हिस्ट्री की क्लियर पिक्चर वही निकल कर आती है जहां ये तीनों सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी और फॉरेन अकाउंट्स, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि हिस्टोरियंस असल में पास्ट के डिटेक्टिव्स होते हैं, जो क्लूज को जोड़कर कहानी को जिंदा करते हैं। और अब एक सवाल आप सबके लिए, मेरे फेलो डिटेक्टिव्स। सोचिए, अगर कल आपको कोई एंशिएंट आर्टिफैक्ट मिल जाए, तो उसकी कहानी जानने के लिए आपका पहला सवाल क्या होगा? जरूर सोचिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग साहित्य प्रकाश यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और ऐसे ही रोज वीडियो देखने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।